वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन किराम, अब बात कर लेते हैं मुल्क की मईशत पर, जो कि इस वक्त दिवालियापन की दहलीज पर आ पहुंची है। हमारे साथ हैं सलमान शाह साहब, माहिर मुआशियात हैं। बहुत शुक्रिया शाह साहब फॉर ज्वाइनिंग। सबसे पहले तो ये बताइएगा, हमारे जो वजीर दिफा है उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है और उन्होंने कहा है कि हम दिवालिया हो नहीं रहे, हम दिवालिया मुल्क में रह नहीं रहे, बल्कि हम बाकायदा तौर पे दिवालिया हो चुके हैं। तो आप इस स्टेटमेंट को किस तरह से देख रहे हैं और इस वक्त मुल्क की मईशत आखिर कहां खड़ी है? देखें, ये इससे ज्यादा इर्रेस्पॉन्सिबल स्टेटमेंट कोई कैबिनेट मेंबर नहीं दे सकता जो ख्वाजा साहब ने दी है। इसका मतलब ये है कि इनको किसी किस्म का अंदाज़ा नहीं है कि पाकिस्तान की इकोनॉमिक सिचुएशन क्या है और उसके लिए क्या इकदाम उठाने। सबसे पहले इस वक्त एक क्राइसिस हमारी परसेप्शन का भी है। हमारी परसेप्शन है कि हमारे मुल्क में पॉलिटिकल क्राइसिस इतना ज़्यादा है कि वो आपकी इकोनॉमिक क्राइसिस में तब्दील होता जा रहा है। और उस पर फिर वज़ीर जो हैं दफा वो ये इस किस्म के बयान देंगे तो वो ये इस हाइपोथेसिस को फर्दर कंफर्म करता है। तो आई थिंक वज़ीर आज़म को नोटिस लेना चाहिए इस चीज़ का, और कम अज कम कुछ सम हेड्स शुड रोल। ये जो इस तरह की बातचीत आके ओपनली करना ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। और हमारी इकॉनमी डिफ़ॉल्ट नहीं कर रही, इसीलिए तो हम IMF प्रोग्राम में जा रहे हैं कि डिफ़ॉल्ट से बचा जाए। और इस वक्त बहुत ज़रूरी है कि हम उस प्रोग्राम की सपोर्ट में बात करें कि क्या मुश्किलात हैं लोगों पे और उसको कैसे हल किया जाएगा। जो लोग गुर्बत की लकीर से नीचे चले जाएंगे उनकी क्या मदद की जाएगी, सोशल सिक्योरिटी को कैसे बनाया जाएगा, पुख्ता किया जाएगा, इकोनॉमी को रिवाइव कैसे किया जाएगा, इन्वेस्टमेंट कैसे होगी। ये बातें हैं करने वाली। ये बातें तो नहीं है कि नीम यकीन उठ के अपने स्टेटमेंट्स देते जाएं और ऐसे बात करें जैसे ये मिल्टन फ्रीडमैन है या कोई नोबेल प्राइज विनर है इकोनॉमिक्स के, इनको पता लग गया कि पाकिस्तान दिवालिये में है। तो आई थिंक इसके ऊपर कमेंट करना मेरे तो ख्याल है कि इसको आप इग्नोर ही करें इनकी बातों को। एग्जैक्टली और इस तरह की जो स्टेटमेंट्स हैं ये मार्केट में जो ऑलरेडी एक प्रिवेलेंट अनसर्टेनिटी है उसे मजीद तकवीत देती हैं और इससे चीजें ठीक नहीं होंगी, बल्कि हो सकता है पैनिक में मजीद खराब हो जाए। और आप कह के ही ना दिवालिया करा दें। इस पे अब जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं उन्हें भी एक्सप्लेनेशन दे देनी चाहिए ताकि एक जो एयर है वो क्लियर हो जाए। सलमान शाह साहब, इस वक्त आप किस तरह से देख रहे हैं? क्योंकि एक चीज तो है कि IMF की डील के अलावा तो हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन इसके साथ साथ अवाम जो है उस पर भी इसके असरात तो पड़ने हैं। इस वक्त पहले तो आप ये बताइएगा कि IMF की डील की पेशरफ्त को आप किस तरह से देख रहे हैं? ये कब तक गवर्नमेंट जो है इसे हल कर लेगी ताकि एक वो जो एक तलवार लटकती रहती है वो सर से उतर जाए, और इसके असरात जो है जाहिर बात है मैसेज के ऊपर वो क्या होंगे? देखें, ये जो IMF के साथ वायदा है इसके ऊपर तो पिछले 10 महीने से काम हो रहा है। अनफॉर्चुनेटली इसकी वजह से हमारी हुकूमतें भी चेंज हुई, इसी की वजह से मिफ्ता साहब को भी हटाया गया, इसी की वजह से इसहाक डार को लाया गया। तो ये तमाम जो लोग थे इन्होंने क्राइसिस को हैंडल नहीं कर पाए। मिफ्ता साहब ने बहुत वक्त लगाया, जो के काम 2-3 हफ्तों में हो जाना चाहिए था उन्होंने 4-5 माह लगा दिए। फिर उन्होंने बड़ी कंफ्यूजन भी की, बड़ा बजट दे दिया, बजट में बेशुमार टैक्सेस लगा दिए, फिर टैक्सेस वापस कर दिए। तो बहुत से काम हुए जो कि शो करते थे कि खासी इनकॉम्पिटेंस है और प्रॉब्लम्स को जो सॉल्यूशंस हैं वो नहीं है। तो दार साहब ने तो आके कमाल ही कर दिया ना। उन्होंने तो पूरी मिफ्ता साहब ने जो काम शुरू किया था इंपोर्ट कंप्रेशन एडमिनिस्ट्रेटिव तौर पे, उसको इंतहा पे पहुंचा दिया, सारी सप्लाई चेन्स तबाह कर दी, ऊपर से डॉलर को पैक कर दिया ताकि पूरी
मार्केट जो डॉलर की थी, इंटरबैंक मार्केट, वो तबाह हो जाए, मार्केट में सारा कुछ चलेगा, रिजर्व्स जो है वो तेजी से गिरे। अब आप सोच सकते हैं कि पिछले 10 महीनों में तकरीबन 11-12 अरब डॉलर हमने गवा दिए अपने रिजर्व से, क्योंकि हम इस किस्म की जो नालायकी, मैं तो कहूँगा और कुछ कहा नहीं जा सकता, कि नालायकी को बर्दाश्त करते करते 12 अरब डॉलर आपके निकल गए हैं। और अब जाके आपको वही काम करने पड़े हैं जो आज से 10 महीने पहले करते तो शायद आसानी से कर सकते थे, और उस वक्त आपके पास कोई 15-20 अरब डॉलर के रिजर्व भी होते। सो अब रिजर्व्स भी गवा बैठे हैं, वही काम अब करना पड़ रहा है, बल्कि मोर ज्यादा भी करना पड़ रहा है, क्योंकि खसारे भी बड़े हो गए हैं, रिजर्व्स भी खाली हो गए। और अभी भी हमने पूरी तरह उसको क्लैंप डाउन नहीं किया कि वो हो जाए और एक स्टाफ लेवल एग्रीमेंट बन जाए, ताकि एक दुनिया को मैसेज तो पहुंच जाए कि जी हम अब दुरुस्ती की तरफ जाएंगे, और पाकिस्तान की अवाम और पाकिस्तान के लोग जो हैं ये मुश्किल फैसले भी करेंगे, और उसमें से फिर रिफॉर्म निकाल के उससे बेहतरी लाएंगे। क्योंकि अब पाकिस्तान के पास मौका तो है कि इससे नीचे तो हम नहीं जा सकते। सो इस वक्त सब पार्टीज को ये इंश्योर करना चाहिए कि उनके पास पॉलिसीज ऐसी वो बना के लाएं जो कि पाकिस्तान को तरक्की की तरफ लेके जाएं, डेवलपमेंट की तरफ लेके जाएं, सस्टेनेबिलिटी की तरफ लेके जाएं। और ये जो हम इस वक्त हर एक के मुताज बने हुए हैं, इस मुताजी से निकालें। ओके, और यहाँ पे आपको क्या लगता है कि ये तो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, जारी बात है कुछ मेजर्स जो लेने हैं इकोनॉमी के लिए, जो पहले ले लेने चाहिए थे लेकिन नहीं लिए गए, वो अगर अब भी नहीं लिए जाते तो फिर तो शायद वो नाउ और नेवर वाला सीन हो चुका है इस वक्त मुल्क के अंदर। पॉवर्टी और इन्फ्लेशन, इसे आप किस डगर पे रुकता हुआ देख रहे हैं, या फिर ये रुकती हुई नजर नहीं आ रही? ऑब्वियसली डिवैल्यूएशन है रुपए की, और फिर पेट्रोल प्राइसेस हैं, उसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा। कितना एक इम्पैक्ट पड़ सकता है? देखिए, ये एक राउंड इन्फ्लेशन का तो चलना है, और वो 6-7 महीने तो कम से कम गुजारेगा, और उसके बाद फिर एक जो ठहराव है, एक स्टेबिलिटी है, वो चीज़ें होंगी। फिर हमारी जो इन्वेस्टमेंट्स हैं उनमें तब्दीली होगी, क्योंकि इस तरह की जो हम करते हैं चीज़ें वो नहीं हो सकती। सो आई थिंक कि ये सारी चीज़ें अब करनी पड़ेंगी। सही है, यानी ये जो सारे चीज़ें हैं, और कौम जो है उसे भी शायद इसके लिए अब तैयार रहना पड़ेगा। अब यहाँ पे एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट है, और जाहिर बात है कि पाकिस्तान में पॉलिटिकल जो सिनेरियो है वो भी हमारी जो इकोनॉमिक सिचुएशन है उसके साथ बहुत ज्यादा लिंक्ड है, और जो पॉलिटिकल अनसर्टेनिटी है वो भी एक फैक्टर है इसमें, और इंटरनेशनली ट्रस्ट भी ऑब्वियसली एक डेफिसिट बन जाता है जब पता ही ना हो कि मुल्क में क्या होना है। तो आप क्या देख रहे हैं कि अल्टीमेटली हल क्या है? क्या एक पॉलिटिकली स्टेबल गवर्नमेंट फौरी तौर पे आ जानी चाहिए इलेक्शंस के थ्रू, या फिर यही सेटअप चलता रहे? इसमें मईशत के लिए अगर हम सिर्फ मईशत को देखें इस वक्त, तो आपको क्या लगता है क्या होना चाहिए? देखें, इस वक्त तो अगर आप IMF की भी रिपोर्ट्स पढ़ें और जो 8वां रिव्यू है उसको भी देखें, तो उसमें बड़ा क्लियरली उन्होंने लिखा हुआ है कि आपका पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो इकोनॉमिक क्राइसिस को जन्म देगा। और पॉलिटिकल क्राइसिस जो है वो बढ़ता चला जा रहा है, वो कम नहीं हो रहा। और पॉलिटिकल क्राइसिस का मतलब ये है कि जो पाकिस्तान की सबसे मकबूल पार्टी है उसको तो बाहर रखा हुआ है, उसके ऊपर हर किस्म के आप एक्स्ट्रा कॉन्स्टिट्यूशनल और कॉन्स्टिट्यूशनल जो कुछ भी मिलता है आप उसके ऊपर लगाते चले जा रहे हैं। लेकिन जो भी आप करते हैं उसकी गूंज पूरी दुनिया में पड़ती है, और पूरी दुनिया को समझ आती है कि ये इंटरेस्टेड नहीं है इकोनॉमी के ऊपर फोकस करने पे। दे आर मोर इंटरेस्टेड इन कंटिन्यूइंग द पॉलिटिकल, जैसे कहना है एक किस्म की आग जल रही है पॉलिटिक्स। तो अनलेस इसको हम ख़त्म नहीं करते, ये इकोनॉमिक रिकवरी आपके लिए बहुत मुश्किल है। और इसका रोड मैप देखें ना, ये भी बातें आती रही कि IMF चाहता है कि सारे स्टेक होल्डर साइन करें एग्रीमेंट पे,
जिसमें पॉलिटिकल पार्टीज और फिर इस्टेब्लिशमेंट और जुडिशरी और जो भी स्टेक होल्डर्स हैं पाकिस्तान में वो भी ऑन बोर्ड आए। तो ये बातें तो हम उसके ऑपोजिट जा रहे हैं ना। नज़र आ रहा है कि हम इस वक्त एक ऐसी जंग में हैं जिसमें कोशिश ये हो रही है कि गिरा दिया जाए, ओपोनेंट्स को जेलों में डाल दिया जाए और अपना तमाशा बना रहे हैं पूरी दुनिया में। तो इससे निकलने के लिए बहुत ज़रूरी है कि अब हमें पीछे हटना पड़ेगा इस तसादुम से। हमें एक रोड मैप देना पड़ेगा जो क्लियरली बताए कि इलेक्शंस कब होने हैं, क्योंकि जमहूरियत में जब इस तरह का पॉलिटिकल ग्रिडलॉक हो जाता है तो उसका तोड़ एक इलेक्शंस होती है। इलेक्शन उसका हल जो है वो इलेक्शंस ही होता है। और इस वक्त मुल्क के अंदर जारी बात है कि जो सबसे ज्यादा की जरूरत है